नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज हम शुरू करने वाले हैं फिनेंशियल मैनेजमेंट के एक और न्यू चैप्टर डिविडेंड डिसीजन को। उम्मीद करता हूं आप सभी मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहेंगे और अगर आपको एक कंटेंट यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर शुरू करूं उससे पहले कुछ बुनियादी बातें हम लोग समझ लेते हैं। हमारे चैप्टर का टाइटल क्या है? डिविडेंड डिसीजन, या फिर आप लोग इसको डिविडेंड पॉलिसीज के नाम से भी जानते हैं। अगर आप लोग बेसिक मीनिंग की बात करते हैं तो आप सभी ध्यान से देखेंगे, हमें डिविडेंड से रिलेटेड डिसीजन लेना सीखना है। माने जो आपके पास डिविडेंड आता है, अब डिविडेंड कहां से कैलकुलेट करते हैं आप लोग? वही इनकम स्टेटमेंट से कैलकुलेट करते हैं। आप लोग ईबीआईटी निकालते हैं, ईबीटी निकालते हैं, ईएटी निकालते हैं, फिर उसके बाद अर्निंग फॉर इक्विटी निकालते हैं, उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं तो आपको डिविडेंड मिल जाता है। जो एक पर्टिकुलर डिविडेंड निकल के आता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उस डिविडेंड के साथ क्या डिसीजन लेना है। मान लीजिए आपको अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है तो उस केस में आप लोग सारे के सारे डिविडेंड को री इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला मेथड ये है। दूसरा ये है कि आप लोग उसके अंदर से कुछ परसेंटेज ऑफ डिविडेंड इन्वेस्टमेंट में डाल दीजिए, कुछ परसेंटेज ऑफ जो आपका डिविडेंड है उसको आप लोग अपने जो शेयर होल्डर है उनको पे कर सकते हैं। यानी कि इन शॉर्ट में आप लोग ये समझ लीजिए, जब भी बात डिविडेंड डिसीजंस की आती है तो डिविडेंड के साथ एग्जैक्टली क्या करना है, कितना डिविडेंड पे करना है, कितना रखना है, कहां पे इन्वेस्ट करना है, ये तमाम बातें आपको कहां पे सिखाई जाती है? डिविडेंड डिसीजन के अंदर सिखाई जाती है। तो बुनियादी तौर पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जितने भी आप लोग चैप्टर फिनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर पढ़ रहे हैं, चाहे आपका वो लीवरेज चैप्टर हो, चाहे वो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो, चाहे वो आपका कैपिटल बस्टिंग हो, चाहे वो आपका ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस और चाहे आप बात कर लीजिए डिविडेंड पॉलिसीज या फिर आप लोग क्या कह सकते हैं डिविडेंड डिसीजन की, ये तमाम चैप्टर आपके कहीं ना कहीं इनकम स्टेटमेंट से जुड़े हुए हैं। तो पहले हम लोग क्लियर करेंगे हमारे डिविडेंड को एग्जैक्टली कैलकुलेट कैसे किया जाता है। हालांकि मैं काफी वीडियोस के अंदर आपको सिखा चुका हूं, लेकिन डेडिकेटेड चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर डाला गया है तो आज मैं दोबारा से एक बार इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपको बनाना सिखाऊंगा। और इतनी बार हम लोग इसको प्रैक्टिस कर चुके हैं कि आपको अभी तक ये दिमाग में छप जाना चाहिए कि एग्जैक्टली इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है। अगर आप सभी को याद हो तो मैंने बताया था, जब भी आप लोग बात इनकम स्टेटमेंट की करते हैं तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर कुछ बुनियादी तौर पे हमें सिर्फ और सिर्फ आपका एक अमाउंट लेना होता है। माने अगर आप लोग बात करेंगे ध्यान से तो हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं? हम लोग अमाउंट की बात करते हैं। मैं एक बार इसको बिल्कुल मिला देता हूं, हम दूसरा ही ले लेते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, एक और यहाँ पे कॉलम ले लेते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने सारी चीजें पहले कर चुके हैं। अगर आपको याद हो तो हमने इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बहुत अच्छे से बनाया था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लेंगे। जैसे ये अब मेरे को एक स्लाइड और चाहिए तो इसलिए मैं इसको क्या कर लेता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके का सीन आप सभी ने पढ़ा होगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका अमाउंट लिखा होता है और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग आपका पर्टिकुलर्स लिखते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स। और हम लोग किस पर बात कर रहे हैं? हम आपके इनकम स्टेटमेंट पर बात कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, हम लोग किस क्या निकाल रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट लिखा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो सबसे पहले मैंने बताया था हम लोग सबसे पहले सेल्स लेके चलेंगे जिसका अपना एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा। और सेल्स के अंदर से अगर आप लोग लेस कर देते हैं, मैं डायरेक्ट लिख ही देता हूं, अगर आप लोग सेल्स के अंदर से क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट को, अगर आप लोग सेल्स के अंदर से लेस कर देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट को, तो मान लीजिए ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट की अमाउंट आएगी और ये आपकी एक फिक्स्ड कॉस्ट की अमाउंट आएगी। तो आपको एक रिजल्ट मिलता है माय डियर फ्रेंड, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं ईबीआईटी, माने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो आपके पास एक अमाउंट निकल के आएगा। लेट अस से कोई भी आपका एक अमाउंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आपका ईबीआईटी, माने ये क्या निकल आया आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और इसी के अंदर से अब हमें क्या माइनस करना होता है, हम इसके अंदर से हम लोग लेस कर देते हैं आपके इंटरेस्ट को। ये सारा फॉर्मेट हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं, आपको थोड़ा सा इसको याद कर लेना है। ठीक है? अगर आप लोग इसको माइनस करते हैं तो आपको एक अमाउंट मिलेगा जो आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अर्निंग बिफोर द टैक्स, ईबीटी कहलाएगा। इसके अंदर से अब हमें क्या माइनस कर देना है, इसके अंदर से हमें आपका
टैक्स माइनस कर देना। अगर आप लोग टैक्स को भी माइनस कर देते हैं तो आपको एक अमाउंट मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं ईएटी, माने आप लोग क्या कहते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स, या फिर सिंपल आप लोग इसको क्या कह सकते हैं, इसको कई बार हम लोग प्रॉफिट के केस में भी इंक्लूड करके चलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर और आपका माइनस होता है, लेट अस से मैं कह देता हूं उसको प्रीफरेंस डिविडेंड, पीडी से लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है प्रीफरेंस डिविडेंड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको एक अमाउंट मिलेगा, दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अर्निंग फॉर इक्विटी। आपको याद रखना है ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया अर्निंग फॉर इक्विटी। ये आपका फॉर्मेट रहता है किस केस की बात की मैंने, जब भी आप लोग इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले सेल्स आएगा, सेल्स के अंदर से अगर दोनों कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो आपको ईबीआईटी निकल के आएगा। ईबीआईटी के अंदर से अगर आप लोग इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं तो ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स आएगा। टैक्स माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, ईएटी अर्निंग आफ्टर द टैक्स मिलेगा। इसके अंदर से अगर आप लोग प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, अर्निंग फॉर इक्विटी मिल जाता है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अब ये तो आपका फॉर्मेट हो गया। मैं मान लेता हूं ये इसको एक एग्जांपल से कि इसकी एक अमाउंट है, लेट अस से अर्निंग फॉर इक्विटी मेरे पास 10 लाख आ गया, माने कितना अमाउंट आ गया मेरे पास, आपका 10 लाख आ गया है। कोई भी एक मैं कंसीडरेशन करके चल रहा हूं और यहाँ पे आपने क्या किया, आपने कंसीडर कर लिया नंबर ऑफ शेयर्स को, माने इस पर्टिकुलर केस में आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स में मान के चल रहा हूं आपका कितना है, 1000 नंबर ऑफ शेयर्स है। क्लियर है, तो बहुत बेसिक बात आपको समझ में आई, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 1000 हैं। और हमारे पास अर्निंग फॉर इक्विटी कितना आया, हमारे पास अर्निंग फॉर इक्विटी आया है आपका 10 लाख रुपए। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आप लोग निकालते हैं ईपीएस, माने अर्निंग पर शेयर। क्या फॉर्मूला सिखाया था, मैंने बताया था, जो आपके पास आता है अर्निंग फॉर इक्विटी, यानी कि जो आपको एक अमाउंट मिला है, क्या आया है वो आपका अर्निंग फॉर इक्विटी, उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं आपके नंबर ऑफ शेयर से। यानी कि अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे आपका अर्निंग फॉर इक्विटी कितना है, आपका 10 लाख है। इसको हम लोग क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से। तो नंबर ऑफ शेयर आपके कितने हैं, 1000 है, 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, केवल 1000 बचेगा। दिस इज द अर्निंग पर शेयर, याद रखिएगा ये क्या है, आपकी अर्निंग पर शेयर है, जो कितना आया है आपका 1000 रुपए आया है। अब आपको समझना क्या है, मेरी बात को गौर से समझिएगा, ये जो आपका ईपीएस आया है ना, और ये जो 1000 रुपए है, दिस इज कॉल्ड द डिविडेंड। इसी को क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं, आपका डिविडेंड बोलने वाले हैं। क्लियर, तो ये आपका आ गया डिविडेंड। तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब अर्निंग पर शेयर निकाल दीजिए, और एक पर्सन को, जो भी शेयर होल्डर के बीच में है, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ईपीएस जो है आपका कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द डिविडेंड। अब इस डिविडेंड के साथ क्या करना है, सारे के सारे डिविडेंड को शेयर होल्डर को पे कर देना है, या सारे के सारे को री इन्वेस्ट कर देना है, या कुछ परसेंटेज हम इसका रख लेते हैं और कुछ परसेंटेज हम पे कर देते हैं। ये सारी चीजें कहां पे सीखने को मिलेंगी, आपको डिविडेंड डिसीजन या डिविडेंड पॉलिसीज के अंदर देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे एक बात का आपको जरूर ख्याल रखना है, माने अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, जो आपका डिविडेंड आया है, अगर आप लोग डिविडेंड की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आपका क्या है, ये आपका डिविडेंड है। डिविडेंड की अमाउंट कितनी आई है, हमारे पास 1000 रुपए आई है। इस 1000 को कंप्लीट को इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो आप लोग, पहला केस ये है, या फिर इसका कुछ परसेंटेज आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर ले लेता हूं मैं यहाँ पे, आपका 30% मेरे को इन्वेस्ट करना है और आपका 70% मेरे को रख लेना है। क्लियर, तो आप लोग क्या करेंगे, 70% आप लोग रख लेंगे। तो अब आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है, इन दोनों का अपना मीनिंग है। जो पैसा, जो परसेंटेज आपने एक तरीके से इन्वेस्ट किया है, क्या किया, पे किया है, जो भी आपका डिविडेंड आपने पे किया है, उस डिविडेंड को हम लोग यहाँ पे जो ये परसेंटेज दिया हुआ है ना, इसको हम लोग कहेंगे पे आउट रेशियो। याद रखिएगा, क्या कहेंगे हम लोग इसको, पे आउट रेशियो। तो पे आउट रेशियो का मतलब आप लोग ये समझ सकते हैं, जो डिविडेंड पेड है, जितना डिविडेंड आपने पे किया है। क्लियर, जो भी डिविडेंड आपका पेड है उसको क्या कहेंगे हम लोग, पे आउट रेशियो कहेंगे। और जो पैसा आपने रख लिया उस परसेंटेज को हम लोग कहेंगे रिटेंशन रेशियो। क्या बोलेंगे आप लोग इसको, बोलेंगे आप लोग इसको रिटेंशन रेशियो। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, आपका रिटेंशन रेशियो। और जो ये अमाउंट है, जो आपका रिटेंशन रेशियो है, जो अमाउंट बनता है,
इसको हम लोग कहते हैं रिटेन अर्निंग। तो ये आपका बहुत आसान चीज रहने वाला है जिसको आपको समझना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेन अर्निंग एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड पेड। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, पे आउट रेशियो का क्या मीनिंग होता है, रिटेंशन रेशियो का क्या मीनिंग होता है। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मैं एक कंक्लूजन दे सकता हूं। कंक्लूजन क्या दे सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं आपका जो पे आउट रेशियो है, जैसे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे और प्लस में अगर आप लोग कर देते हैं, क्या करेंगे आप लोग प्लस में अगर आप लोग अपने रिटेंशन रेशियो को ले लेते हैं, तो जो आपका पे आउट रेशियो है और रिटेंशन रेशियो है उसका टोटल कितना आएगा, आपका 100% आएगा। क्लियर। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इसका टोटल कितना बनेगा माय डियर फ्रेंड्स, 100% बनेगा। क्लियर। तो यहां से आप लोग अगर आपको एक गिवन है तो दूसरा निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं आपको कि अगर आपका रिटेंशन रेशियो अगर 40% है तो आपने कितना डिविडेंड पे किया, आप लोग कहेंगे आपने 60% डिविडेंड पे किया, क्योंकि दोनों का सम कितना बनना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, 100 बनना चाहिए। क्लियर। तो बहुत बेसिक कैलकुलेशन मैंने आपको समझाई, 3-4 मुद्दों पर मैंने आज की वीडियो में चर्चा की है। डिविडेंड पॉलिसीज का मतलब क्या होता है, इस मुद्दे पर भी मैंने चर्चा की है। कई कई किताबों में कई बार क्या होता है, जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर भी अक्सर, ये तो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर भी सेम चैप्टर है डिविडेंड डिसीजन, और इसको किस नाम से पढ़ाया जाता है, डिविडेंड पॉलिसीज के नाम से पढ़ाया जाता है। बस आपको ख्याल क्या रखना है, ख्याल ये रखना है कि पॉलिसीज का मीनिंग क्या होता है, पॉलिसीज का मीनिंग होता है आपकी गाइडलाइन। जिन गाइडलाइंस का इस्तेमाल करके ये डिसाइड होता है कि आपके डिविडेंड का कितना अमाउंट एग्जैक्टली हमें पे करना है, कितना रिटेन करके चलना है, कितना पे आउट रेशियो रहेगा, कितना रिटेंशन रेशियो रहेगा, ये तमाम चीजों के लिए जो गाइडलाइन होती है ना उसको क्या कहते हैं, डिविडेंड पॉलिसीज कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, अगर आप लोग समझना चाहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को तो हमें इनकम स्टेटमेंट को समझना बड़ा जरूरी है। क्लियर। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। डिविडेंड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एक तो आप लोग डिविडेंड को पूरा का पूरा पे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि सर यहाँ पे जो आपका डिविडेंड है ना, हमने क्या किया, पार्शियली डिवाइड कर दिया या एक पार्टियली डिवाइड कर दिया। आपने 30% तो पे कर दिया और आपने 70% रख लिया, रिटेन अर्निंग हो गया, और इसको हम लोग इन्वेस्ट करेंगे और अपने धंधे को एक्सपेंड करेंगे, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे। एक मेथड ये भी होता है हम लोग लोन ले ले। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग लोन लेंगे, लोन की अगर आप लोग एक्स्ट्रा बर्डन है और लोन का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, तो ये जो इंटरेस्ट आपका इंटरेस्ट वाला अमाउंट है ना, ये क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा, और इंटरेस्ट वाला अमाउंट बढ़ जाएगा तो अर्निंग फॉर इक्विटी घटेगा, और अर्निंग फॉर इक्विटी घटेगा तो अर्निंग पर शेयर भी घटेगा, डिविडेंड भी घट जाएगा। इस केस में हम लोग लोन लेने से बच करके, और काफी ऐसे डिसीजन है जिनके अंदर हमें डिविडेंड पे करना होता है, कई कई केस में हम लोग एक पर्टिकुलर परसेंटेज रख लेते हैं, कई के केस में हम लोग पूरे के पूरे डिविडेंड को अपने पास रख करके उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं, और कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां पे हम लोग पूरा का पूरा शेयर होल्डर्स को आपका जो डिविडेंड है वो क्या कर देते हैं, पे कर देते हैं। ये भी याद रखना, मालिक कौन है, आपके शेयर होल्डर्स है। क्लियर है, क्या है, आपके शेयर होल्डर्स कौन है, आपके मालिक है, माने क्या है, आपके ओनर्स है, जिनके पास क्या जाता है माय डियर फ्रेंड्स, आपका डिविडेंड जाता है। क्लियर। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो बहुत बुनियादी तौर पे अगर आप लोग ये सारी चीजें समझ गए, हालांकि काफी चीजें हम लोग अपनी लगातार वीडियोस के अंदर पढ़ चुके हैं, तो आपके जितने भी डाउट है वो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएंगे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगर आप लोग डिविडेंड डिसीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 अलग अलग थ्योरीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोग ऐसा मान के चल सकते हैं, जब भी बात डिविडेंड डिसीजन की होगी कि डिविडेंड के साथ क्या किया जाए, इसके लिए 3 अलग अलग थ्योरीज हमारे सिलेबस में हैं जिनको आपको जरूर याद रखना है। पहली थ्योरी आपकी किसकी रहने वाली है, आपकी वॉल्टर मॉडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये पहली थ्योरी किसकी है, वोल्टर की है, इसलिए इसको वोल्टर मॉडल बोला जाता है। दूसरा हम लोग बात करेंगे गॉर्डन मॉडल की, और तीसरा हम लोग बात करेंगे एमएम अप्रोच की। क्लियर है। अब ध्यान ये दीजिएगा, अगर आप लोग वोल्टर मॉडल की बात करते हैं, अगर आप लोग गॉर्डन मॉडल की बात करते हैं, अगर आप लोग एमएम अप्रोच की बात करते हैं, तो तीनों ही मॉडल या अप्रोचेस के अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये तीनों ही मॉडल और तीनों ही जो आपकी आप कहेंगे अप्रोचेस हैं, इनके अंदर कुछ अज्यूम करके चलना पड़ता है। क्या करके चलना पड़ता है, कुछ अज्यूम करके चलना पड़ता है, कुछ अजम्पशन है। क्लियर है। अगर वो अजम्पशन आप लोग फुलफिल करते हैं या वो अजम्पशन आपकी कंप्लीट होती हैं, उसके बाद हमारे पास एक कैलकुलेशन फैक्टर आता है। क्या आता है, आपका कैलकुलेशन फैक्टर आता है। अक्सर ग्रेजुएशन के लेवल के जो एग्जामिनेशन होते हैं उनके अंदर पूछ लिया जाता है कि आपको बताना है गॉर्डन मॉडल की जो आपकी अजम्पशन है वो क्या थी, आप कह दीजिए एमएम अप्रोच की अजम्पशन क्या थी, इसका फॉर्मूला क्या था,
इसके हाईलाइट्स क्या थे, किस तरीके से इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को सोल्व किया जाता है। तो मैं इसको स्टार लगा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, स्टार लगा रहा हूं कि तीनों वोल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल और एमएम अप्रोच को, आपकी अजम्पशन को एक बार आज मेमोराइज कर लेना है। इन सभी को मेमोराइज करने के बाद हम अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनसे रिलेटेड तमाम फॉर्मूले को डिस्कशन करेंगे, काफी न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कराऊंगा और आप ऐसे डिविडेंड डिसीजन सोल्व कर पाएंगे, डिविडेंड डिसीजन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को पकड़ पाएंगे। एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है, चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपको ये 15 मार्क्स तक दिला सकता है। एग्जैक्ट नहीं है, स्टार लगा रहा हूं, लेकिन मान के चल सकते हैं अक्सर 15 नंबर का सवाल यहां से देखा गया है। क्लियर। चलिए अब अजम्पशन की बात करते हैं। अगर आप लोग कहते हैं वोल्टर मॉडल की बात करते हैं, तो वोल्टर मॉडल के अंदर कुछ अजम्पशन है। पहली अजम्पशन क्या है, ये कहता है ऑल फाइनेंसिंग इज डन थ्रू द रिटेन अर्निंग। क्या कह रहा है, जितनी भी आप लोग फाइनेंसिंग करेंगे वो सब किससे करेंगे, रिटेन अर्निंग से करेंगे। माने रिटेन अर्निंग का इस्तेमाल करना, आप कुछ भी कीजिए, आपको क्या करना है, लोन नहीं लेना है। जो ये अमाउंट है ना, रिटेन रेशियो या रिटेन अर्निंग है, इसका इस्तेमाल आप लोग कीजिए जितने भी आपको फिनांस करने हैं, जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटी करनी है। ये बात कौन बोल रहा है, वोल्टर मॉडल बोल रहा है कि ऑल फाइनेंसिंग इज डन थ्रू द रिटेन्ड अर्निंग। क्लियर है। आगे देखिएगा, नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का मतलब आपको कोई भी किसी भी तरीके का लोन नहीं लेना है। जो आपके पास रिटेन अर्निंग है उसी को इस्तेमाल कीजिए, उसी का इस्तेमाल करके फाइनेंस आपको करना, जो भी फाइनेंशियल डिसीजन आपको लेने हैं। दूसरा यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की बात करते हैं, जिसको आप लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसको आप लोग के ई से रिप्रेजेंट करते हैं, रिमेन्स द कांस्टेंट। अगर आप लोग इसको अप्लाई करते हैं, वोल्टर मॉडल को अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या कहता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो कॉस्ट ऑफ आपका क्या है, कैपिटल है, जिसको आप लोग के ई की बात करते हैं, दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। बहुत आसान डेफिनेशन है, याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट, तीसरी अजम्पशन क्या है, अर्निंग एंड डिविडेंड्स आर कांस्टेंट ओवर द टाइम। ये क्या कह रहा है, चाहे अर्निंग की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग डिविडेंड की बात कर लीजिए, दोनों चीजें सेम रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी ओवर द टाइम। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अर्निंग और डिविडेंड के बीच में जो एक तरीके से रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा, इनके अंदर तब्दीली नहीं आएगी, समय कितना भी इंक्रीज और डिक्रीज रहा हो। ठीक है, डिक्रीज तो होता नहीं, इंक्रीज रहा हो। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। आगे क्या दिया हुआ है, फर्म की जो लाइफ है वो इनफाइनाइट मान के चलेंगे। वैल्यूएशन ऑफ द फर्म भी है ना, ध्यान से देखिएगा। वैल्यू ऑफ फर्म के लिए और डिविडेंड डिसीजन के लिए हम लोग ये तीनों मॉडल को पढ़ रहे हैं जब भी आप लोग डिविडेंड डिसीजन की बात करेंगे। और नो चेंजेस इन रिस्क और द टैक्सेस, यहाँ पे क्या नहीं होगा, ना तो रिस्क के अंदर कोई चेंज होगा, ना ही टैक्सेस के अंदर कोई चेंज होगा। फटाफट से कुछ अजम्पशन है जिनको आपको ध्यान में रखना है। जो रिटेन अर्निंग का इस्तेमाल करके फिनांसिंग करनी है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट रहेंगे। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, अर्निंग और डिविडेंड भी कांस्टेंट रहेंगे। आप जो फर्म लेके चल रहे हो उसकी लाइफ इनफाइनाइट रहेगी। नो चेंज इन रिस्क और द टैक्सेस, टैक्सेस के अंदर और रिस्क के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई होगी, वोल्टर मॉडल क्या है और किस तरीके से इसके अंदर अजम्पशन चलने वाली है। ये सारी अजम्पशन के बिहा पे ही वोल्टर मॉडल की कैलकुलेशन की जाएगी, इसको आपको ख्याल में रखना है। तमाम अगर आप लोग ये इन तमाम पॉइंट्स को सेटिस्फाई करते हैं तो ही आप लोग इसकी क्या कर पाएंगे, कैलकुलेशन कर पाएंगे। अच्छा, ये सारे पॉइंट तो मानता ही मानता है कौन, गोल्डन मॉडल। और इसके अलावा इसने अपने कुछ पॉइंट भी दे दिए जिनको आपको याद रखना। जैसे अगर गोल्डन मॉडल की बात करते हैं तो यहाँ पे ये क्या कहता है, नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। यहाँ पे भी क्या था, नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, आप लोग रिटेन अर्निंग का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे भी सेम बात कर रहा है, नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस्ड बाय रिटेन अर्निंग। सेम पॉइंट क्या कहता है, आपका गोल्डन कहता है। ठीक है, गोल्डन मॉडल और आपका वोल्टर मॉडल के बीच में क्या सिमिलरिटी है, दोनों ही ये कहते हैं जो भी आप लोग फाइनेंसिंग करते हैं वो आप लोग रिटेन अर्निंग का इस्तेमाल करके करना है, कोई भी एक्सटर्नल आपको फाइनेंसिंग नहीं करना है, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग डिसीजन नहीं लेना है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा, जो आपका कांस्टेंट रिटर्न है या रेट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहेंगे, सेम सेम बात है। यहाँ पे फर्म हैज ए प्रेप्टुअल लाइफ, फर्म की क्या होती है, प्रेप्टुअल लाइफ होती है। कौन कहता है, गोल्डन मॉडल कहता है। रिटेंशन रेशियो बी इज कांस्टेंट, यहाँ पे ये भी याद रखना है, रिटेंशन रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और कही गई है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ग्रेटर देन द बी आर, के ई इज ग्रेटर देन द बी आर, ये आपको थोड़ा याद रखना। क्लियर है। आगे मैं बताऊंगा ये बी आर क्या होता है, ये तमाम बातें। के ई तो आपको लिख रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, बी का मतलब रिटेंशन रेशियो है, आर का मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। तो ये कुछ
अजम्पशन है, क्या कहता है, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नहीं करनी है, आपको रिटेन अर्निंग का इस्तेमाल करके डिसीजन लेना है, और कांस्टेंट रहेगा रिटर्न और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फर्म की प्रैक्टिकल लाइफ लेके चलोगे, रिटेंशन रेशियो कांस्टेंट रहेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बीआर रेशियो से क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। क्लियर? तो ये किसकी अजम्पशन है, ये गॉर्डन मॉडल की अजम्पशन है। और अगर मैं आगे बात करूं, आगे क्या है, आपकी एमएम अप्रोच है। अगली वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा एमएम की फुल फॉर्म क्या होती है, ये एम और एम कौन है, दो अलग अलग साइंटिस्ट बोल दीजिए, साइंटिस्ट तो नहीं बोलेंगे, दो अलग अलग व्यक्ति हैं, दो अलग अलग लोग हैं जिन्होंने काफी योगदान दिया है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे कहता है एमएम अप्रोच कहती है परफेक्ट कैपिटल मार्केट होना चाहिए। परफेक्ट कैपिटल मार्केट का मतलब है कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होना चाहिए, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होना चाहिए। इस तरीके की जो मार्केट होती है जहां पे ना तो कोई टैक्स होता है, ना तो फ्लोटेशन कॉस्ट होता है, ना ही कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको परफेक्ट कैपिटल मार्केट कहते हैं। और ये किस अप्रोच में माना गया है, एमएम अप्रोच में माना गया है। आगे देखिए, इन्वेस्टर्स आर रेशनल, इन्वेस्टर क्या होता है, रेशनल एंड बिहेव आइडेंटिकल, ये मान के चलते हैं। इन्वेस्टर रेशनल होते हैं और किस तरीके से बिहेव करते हैं, आइडेंटिकल बिहेव करते हैं। आगे देखिए, नो टैक्सेस और सेम टैक्स रेट ऑन द डिविडेंड एंड द कैपिटल गेन, यानी कि कैपिटल गेन और डिविडेंड के ऊपर कोई टैक्स आपको पे नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर फिक्स्ड एंड नोन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे होते हैं, फिक्स होते हैं और कैसे होते हैं, नोन होते हैं। रिस्क एंड द रिटर्न रिमेन कांस्टेंट है। यहाँ पे किसका रिलेशन बताया गया है, रिस्क और रिटर्न का, याद रखिएगा किसकी बात हो रही है, रिस्क और रिटर्न की बात हो रही है। रिस्क और रिटर्न कैसे हैं, आपके सेम हैं। firm cost of capital is unaffected by the dividend policies, this is going to be very very important point। क्या कहता है कि फर्म की जो कैपिटल है वो अनअफेक्टेड रहेगी डिविडेंड पॉलिसी से। क्लियर? तो कुछ अजम्पशन एमएम अप्रोच के अंदर है, कुछ अजम्पशन गॉर्डन मॉडल के अंदर है, कुछ अजम्पशन वाल्टर मॉडल के अंदर है, और तीनों के अलग अलग फॉर्मूले हमको कैलकुलेट करने हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, इस क्वेश्चन को आपको हल करना है वाल्टर मॉडल से, गॉर्डन मॉडल से, एमएम अप्रोच से। कब कर पाएंगे, जब आपको तमाम अजम्पशन याद होंगी। एक बार मेमोराइज अगर आप लोग कर लेते हैं ना, तो इजीली इनके कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आएंगे, इन्होंने जो फॉर्मूले दिए थे वो भी समझ में आएंगे, और इन्होंने कुछ स्पेशल केसेस भी दिए थे वो भी आपको समझ में आएंगे। तो बहुत बेसिक है, मैं ज्यादा बर्डन नहीं डाल रहा हूं। आज मैंने आपको क्या क्या सिखाया, मैंने आपको डिविडेंड डिसीजन का मीनिंग सिखाया, डिविडेंड पॉलिसीज को समझाया, मैंने बताया वापिस से इनकम स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके हम लोग क्या निकालेंगे, आपका डिविडेंड निकालेंगे, और अर्निंग पर शेयर को ही आप लोग डिविडेंड बोलते हैं, जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यहाँ पे डिविडेंड के केस में हमने देखा पे आउट रेशियो क्या होता है, रिटेंशन रेशियो क्या होता है, डिविडेंड पेड क्या होता है, रिटेन अर्निंग क्या होता है, और एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। उसके बाद बताइए, हम लोग जब भी वैल्यू ऑफ फर्म की बात करते हैं, या फिर हम लोग जब भी डिविडेंड डिसीजन की बात करते हैं, उस केसेस में वाल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल और एमएम अप्रोच कुछ अजम्पशन लेके चलते हैं, जिनको आपको अपने ख्याल में, जहन में, मेमोरी में रखना जरूरी है। तो पहला पार्ट था आपका डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड पॉलिसीज को लेकर के। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। चीजें समझ में आई, वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा। पहली दफा चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते पार्ट सेकंड के अंदर, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बाय, लकी।